बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक और बैनुल-अक़वामी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपना कारोबार समेटने का ऐलान किया है और कहा है कि अपनी कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पाकिस्तान में मौजूद इनके मुलाजमीन को अलहदगी पैकेजेस दिए जाएंगे या फिर इनको इंटरनेशनल जो अपनी बैनुल-अक़वामी दीगर ममालिक में कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनकी अपनी दीगर उनमें एडजस्ट किया जाएगा। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 बरसों के दौरान 55 से ज़ायद स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनी जो है वो बंद हो चुकी हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तान में अपना कारोबार जारी नहीं रख सकी। इसकी क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर अपना कारोबार क्यों नहीं कर पा रही, किस वजह से ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे, इस पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो ये पाकिस्तान में कंपनीज़ के जाने की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ा इदारा जिसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की जो होम कंज्यूमर्स थे उनके लिए तैयार की जाती थी। एरियल, जिलेट, ब्लेड्स वगैरह जो थे वो सब इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम थे और यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के तहत बन रहे थे। एक अरसे से ये पाकिस्तान की मार्केट में काम कर रहे थे, लेकिन अब जो इनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि अपने कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से वो यहाँ पर जो है वहाँ पर अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने जा रहे हैं और पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं ये बंद करके थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के ज़रिए सार्फिन को अपनी खदमात जो है वो फराहम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी कई वहाँ पर मुहित अमल होगा। ये तकरीबन कुछ 2026 तक उन्होंने कहा कि ये 2026 के मिड तक जो है ये मामला चलता रहेगा और जो है वहाँ पर इस दौरान जो है वहाँ पे सार्फिन को जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगी, वहाँ पर लगातार वो फराहम करते रहेंगे। अब जो है वहाँ पर जो वहाँ पर जिस सूरत हाल पेश आई है, इससे पहले पाकिस्तान में जो शेल पाकिस्तान थी वो भी अपना पाकिस्तान से बिज़नेस समेट कर चली गई। टोटल पार्को के हवाले से भी इतलात है कि वो भी यहाँ से कारोबार समेट कर जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से अपना बिज़नेस ख़त्म करके जा रही हैं। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बात पर ज़ोर दे रही है कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, लेकिन दूसरी तरफ देखने में जो आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पर पहले से मौजूद कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ से जो है वहाँ पर कारोबार छोड़ कर जा रही हैं। इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है? इसकी बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी वजह है वो मुल्क में एक तो अमन व अमान की सूरत हाल थी। उसकी वजह से ये है कि कंपनीज अपने आप को और अपने सरमाए को गैर महफूज समझती हैं। दूसरी जो सबसे अहम वजह है वो है डॉलर्स की फ्लक्चुएशन। एक अरसे से पाकिस्तान जो है वो इसका बहरान का शिकार नज़र आ रहा है। साल 2017-18 में जो डॉलर्स 90, 95 या 97 या 98 लेस दैन 100 रुपीज़ था, वो इस वक्त 270 से ज़्यादा जो है वो हो चुका है। बल्कि इस वक्त जो मार्केट में जो उसकी प्राइस है ओपन मार्केट में वो 285 से 286 रुपये डॉलर की कीमत है। और उसकी वजह से साथ ही साथ पाकिस्तान में जो बिज़नेस करने के लिए जो वहाँ पर सहूलियात दरकार होती हैं वो उनमें कमी होती जा रही है और हर चीज़ की, रॉ मटेरियल की और स्टॉक्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फ्यूल प्राइसेस जो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें तकरीबन 4 गुना से ज़ायद इजाफा हो चुका है कि 70 रुपये से लीटर पेट्रोल जो था वो इस वक्त 265 से ज़ायद रुपीज़ का है। और जब वो उसमें अगर आप उसके साथ मेंटेनेंस या दीगर चीज़ें भी आप शामिल करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ता है। इसी हिसाब से अगर आप कीमतों में भी देखें तो रॉ मटेरियल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है और कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। जब जैसे जैसे महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा उसी हिसाब से सेल्स में जो है वो कमी देखने में आती है और यही इस कंपनी के साथ भी हुआ कि इनकी सेल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी।
ख़ास तौर पे जो उनकी जो प्रोडक्ट्स थी, मिसाल के तौर पे एरियल उनका जो वॉशिंग पाउडर था, वो बताया जाता है कि उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कोशिश की, लेकिन ये उसकी सेल्स में इजाफा नहीं कर सके। इसी तरह मुख्तलिफ टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह वो भी इनकी प्रोडक्ट्स थी, लेकिन उसकी कीमत में भी इनको क्यों रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो सब चीज़ें थी उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है उनको करना पड़ा, जिसकी वजह से अब उनकी सेल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड हुई हैं, और अब जो है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो यहाँ से अपना पाकिस्तान से अपना बिज़नेस ख़त्म करें और पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो ये एक जो था वहाँ पर लगातार जो है ये सिलसिला देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या कहा जा रहा है कि जी ये अब जो है ये कंपनीज जो हैं वो अब कैसे बिज़नेस पाकिस्तान में करेंगी। नाज़रीन, इसमें जो है वहाँ पर एक जो सूरत हाल है वो हुकूमत की तरफ से भी देखने में आती है। हुकूमत की तरफ से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो वहाँ पर वो सहूलत फ़राहम नहीं की जाती। कहा जाता है कि कंपनियों को कि जी आप बिल्कुल पाकिस्तान में हैं, आपको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा, आप यहाँ पे काम करें और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब जैसे ही ये कंपनी यहाँ पाकिस्तान में आती हैं तो एयरपोर्ट से ही जो इनको टीज़ करने का जो एक अमल है वो शुरू किया जाता है। इन्वेस्टर्स को जो यहाँ पर जो एक उनके साथ सलूक किया जाता है वो वहाँ पर उनके लिए मुझे तो हैरत है कि वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरी वहाँ पर एक इस्लामाबाद के एक होटल में एक इन्वेस्टर थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टर करने के लिए आ रहे थे, और उनका बेसिकली उनका जो बिज़नेस था वो ये था कि जनाब वो असेसमेंट करते थे बेसिकली कि वो वहाँ पर किस इलाके में कौन सी जो है वो मिनरल्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिलखुसूस वो यहाँ पर ज़मीन का सर्वे करने के बाद इस हवाले से आइडेंटिफाई करते होते थे कि यहाँ पर तेल गैस के कौन से ज़खायर मौजूद हैं। अब वो इस हवाले से जो वहाँ पर तेल और गैस के जो मुख्तलिफ काम थे OGDCL के या दीगर इदारों के, उनके साथ वो मिलना चाहते थे। वो अच्छे खासे बड़ी उनके पास इन्वेस्टमेंट थी, वो वहाँ पर वो करना चाहते थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट मौजूद था, उनके पास तमाम फाइल्स वगैरह मौजूद थी। वो उन्होंने मुझे दिखाई और कहा कि जनाब मैं तो ये बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ मुझे यहाँ पर कोई भी जो हुकूमती ओहदेदार है वो मिलने को तैयार ही नहीं है, वो मिलना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि जनाब हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अब एक शख्स जो यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है कि अगर उसके साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वहाँ पर वो ब्लॉक्स जो है वो हासिल करें, और वो शख्स जो है वहाँ पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करे कि वो वहाँ पर जो एक कतई ज़मीन है जहाँ पर बाज़ औक़ात कई माह लग जाते हैं, वो चंद घंटों के अंदर वहाँ पर वो आइडेंटिफाई करके दे देता है कि अगर यहाँ पर अगर इस ज़मीन में तेल और गैस के ज़खायर कितने हैं, कितने किस हद तक है, क्या यहाँ पर सर्वे का यहाँ पे काम करना फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चंद घंटों में वो शख्स बता सकता था। लेकिन उसको किसी तरह की कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिली, जिसके बाद वो यहीं पाकिस्तान से वापस चला गया, और अब वो किसी और जाके अफ्रीकी मुल्क में जाके वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन जितने भी कंपनीज़ यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पर असल में अब जैसे मुख्तलिफ चंद एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। गाड़ियों की जो कंपनी है वो वहाँ पर उसमें फौरी मुनाफा है कि वो यहाँ पे आते हैं, असेंबल करते हैं गाड़ियाँ और उसके बाद बेचते हैं और बिल्कुल इंजॉय करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जिससे मुल्क डेवलप होता है, जिससे मुल्क बनता है, वो ऐसा कोई भी ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। रियल स्टेट में एक दो जो अमारात के जो ग्रुप थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में आए, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपना इस मुल्क से जो है बिजनेस समेट रहे हैं, क्योंकि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जितने हैवी टैक्सेस रियल स्टेट के ऊपर आयद किए गए, उसकी वजह से वो कंपनीज़ भी अब पाकिस्तान में काम करने के काबिल नहीं है। इस वक्त जो रियल स्टेट सेक्टर है बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, सेल परचेज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने इतने ज़्यादा टैक्सेस जो है वो आयद कर दिए हैं कि अगर किसी मकान की फ़रोख्त के ऊपर किसी वक्त में 3 से 4 लाख रुपए टैक्स अदा करना था, अब वो 22 से 23 लाख तक पहुँच चुका है। ऐसे में कौन यहाँ पर अपना कारोबार करेगा, किस तरह से कारोबार करेगा, क्या उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ होंगी? यही हाल जो है यहाँ पर शेल वगैरह के साथ भी हुआ कि डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से इतना ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा, उनके प्रॉफिट्स मार्जिन जो थे वो इतने ज़्यादा कम हो गए कि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से उनको यहाँ पे जो बिज़नेस उनका चल रहा था उन्होंने वहाँ पे उसको मुनासिब समझा कि वो किसी और जगह जाके अपना सरमाया लगाएं और वहाँ से मुनाफा कमाएं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी यही देखा कि पाकिस्तान में जिस तरह से हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेस में
جب دل کرتا ہے وہاں پہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے ڈالرز کی قیمت میں فلکچویشن آ جاتی ہے، اور ان کے جو وہاں پہ ساری ڈیلز ہوئی ہوتی ہیں اس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نئے اسٹارٹ اپس آتے ہیں، ان کو بھی یہی گلا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہاں سے کام شروع کیا، اب جیسے یوٹیوب یا ڈیجیٹل کے اوپر ہے، اس کے اوپر اٹھا کے 18% آپ نے ٹیکس لگا دی ہے، تو وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پھر یہاں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے دبئی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیکس فری کنٹری ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ کے وہاں کام یہاں کریں گے، پاکستان میں کام کریں گے، اکاؤنٹس وہاں کے دیے ہوتے ہیں، دبئی میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہاں پر وہ ٹیکس لگا کے وہ وہاں پہ وہ مارکیٹ بھی ختم کر جاتے ہیں۔ یہ ایک حکومتی جو پالیسیز ہیں یہ وہاں پر اس وقت آپ کی بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری کی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کرپشن یہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی کمپنی یہاں پہ آتی ہے اس کو یہاں پہ ایسے کہا جاتا ہے کہ ون ونڈو ملے گی، لیکن کبھی بھی ون ونڈو نہیں ملتی۔ آپ اس کو اتنا یہاں پر خوار کرتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ادارے یہاں پر آپ ایک میں بلکہ ایک بار پائڈ ایک ادارہ ہے قائد-اعظم یونیورسٹی میں، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہے وہاں پر، انہوں نے وہاں پر اس پہ بڑی ریسرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بزنس پاکستان میں کیسا ہے، ایز آف بزنس جو ہے وہاں پر کیا باقی ممکن ہے کہ وہاں پہ ایسا بزنس کیا جا سکے۔ تو اس میں انہوں نے وہاں پر ایک لکھا، انہوں نے کہا کہ جی ایک فارمیسی کی ایک فارماسیوٹیکل ایک جو میڈیکل سٹور ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں جی آپ نے اگر اسلام آباد میں، انہوں نے اسلام آباد کی مثال کی، اس کے اوپر انہوں نے سارا ان کا ورک تھا، انہوں نے کہا جی اگر آپ اسلام آباد میں ایک میڈیکل سٹور کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جو ورکنگ ہے، جو سارا کا سارا اس کا جو پروسیجر ہے، تقریباً 11 ماہ لگتے ہیں اس میں۔ 11 مہینے کے بعد آپ اس میں، یہ بھی انہوں نے بڑا ایک سفیشینٹ ٹائم بتایا کہ جناب یہ اس میں یہ سہولتیں ہوں، تو تب جا کے 11 مہینے کے اندر آپ کو تمام اجازت نامے اور تمام جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہاں پر ساتھ ہی ساتھ ابھی اسے رشوت وغیرہ کا تو انہوں نے لکھا، انہوں نے صرف قانونی جو عمل تھا وہی اس حوالے سے بات کی تھی۔ تو 11 مہینے بعد جو ایک فیزیبلٹی جو آپ نے 11 مہینے پہلے بنائی تھی، آپ کو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ میں کام شروع ہو جائے گا، جب 11 مہینے کے بعد جب آپ کا ہوتا ہے تو 10 میں نہیں ہوتا، وہ 15 لاکھ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ بزنس جو ہے وہ آپ کا اس کو آپ کو پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، آپ کو شاپ کی کوالٹی ہے، یہ شاپ کے جو باقی لے آؤٹ ہے، یہ باقی چیزیں، ملازمین کی تعداد ہے، ان سب کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنے کا پڑے گا، جس کے بعد آپ کوالٹی رکھ نہیں پائیں گے، نہ وہ بزنس چل پائے گا۔ یہی حالات باقی فیکٹریز کے ہیں۔ اتنی مہنگی بجلی وہاں پر کہ آپ 90 روپے کا آپ یونٹ اگر ایک بیچیں گے تو وہاں پر کون سا ہے جو بزنس مین جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا۔ میرے ایک دوست تھے وہاں پہ کپڑے کا وہ کاروبار کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ وہ چائنا سے مکمل طور پر وہ سارا کپڑا امپورٹ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جناب ہمارا تو پاکستان اتنا رچ ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جتنی بھی مشینیں ہیں، جتنے بھی فیصل آباد یا دیگر علاقوں میں یونٹس لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارا جو آرڈر ہو یا ہمارے بزنس کی میری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مشینیں ان کے پاس دستیاب بھی ہوں تو ان کو بجلی کی جو سہولت ہے وہ ان کے اوپر وہ سرٹن نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر بجلی کے بعد چلیں ہمیں اس کے بعد وہ ڈائنگ وغیرہ کرانی تھی، اس کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، گیس کی دستیابی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ دونوں چیزیں دستیاب بھی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مہینہ جو فیکٹری اونرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ڈیل ہوتی ہے، جو ہمارا ریٹ طے ہوتا ہے، اگلے مہینے جب ہم وہاں پہ اس کی ڈلیوری لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سارا کا سارا مال بھجوائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جناب کہ ہم مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ روپے کا مال خریدا تو وہ ساتھ ہی بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ پچھلے مہینے جو تھا وہاں پہ ہمارا 10 لاکھ روپے کا بل آیا تھا، تو اس مہینے جو ہے یہ وہاں پر اتنے ہی یونٹس کے ساتھ، اتنی ہی چیزوں کے ساتھ یہ بڑھ کر جو ہے 22 لاکھ کا ہو چکا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم 22 لاکھ روپے کا اگر بل ادا کریں تو ہم آپ کے اوپر کیسے اس کا برڈن نہ ڈالیں۔ تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے۔ گیس کی بھی وہی صورتحال ہے کہ گیس کی قیمت ایک مہینے اگر 5 لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے تو اگلے مہینے وہ پتہ نہیں 15-16 لاکھ کا آ جائے۔ یہ انسرٹنٹی، یہ وہاں پہ سارے جو معاملات ہیں، یہ تو وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بالکل ریگولر لیول پہ حکومتی سطح پر ہوتی ہیں۔ بہت سے معاملات تو ایسے ہیں کہ وہاں پر لیبر ڈپارٹمنٹ والے آ جائیں گے، وہ آپ سے رشوت مانگیں گے، آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے آ جائیں گے، وہ آپ سے رشوت مانگیں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ مختلف جو FBR کے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے، کسٹمز کے لوگ آ جائیں گے، ایکسائز کے آ جائیں گے، فلانے آ جائیں گے، پھر یہ وابڈا آ کے یا گیس والے یہ وہاں پہ آپ سے آ کے باقاعدہ رشوت مانگیں گے۔ اگر آپ کو گیس کی سپلائی لگاتار چاہیے تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، میٹر چلانے کے آپ کے، اچھا جی آپ اتنے پیسے دیں، بجلی والا ہے ہاں جی آپ کے علاقے کا ٹرانسفارمر بند نہیں کرنا تو آپ اس کے پیسے ہمیں اتنے دیں، یہ فلانے اتنے دیں، چالان کرنے والے آ جائیں گے، فلانے آ جائیں گے۔
आपने कारोबार यहाँ पे करना नहीं है, आपने यहाँ पे कारोबार जिस तरह से लोगों की मुश्किलात हैं, उससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत इस चीज़ में जैसे इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे चल सकें। तो इसमें ऐसे में प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मुल्क से चले जाना, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल इनका वहाँ पे काम है और पूरी दुनिया में ये वहाँ पे काम करती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से ये बिज़नेस ख़त्म करके जा रही हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से वार्निंग है कि जनाब आप जितनी बाकी दीगर कंपनीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को ठीक रखें, अदरवाइज़ ये जो है वहाँ पर ये भी मुल्क को छोड़ के चली जाएंगी। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे फाइज़र थी, उन्होंने भी अपना यहाँ से पाकिस्तान से काम ख़त्म कर दिया है। इस तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रही हैं। तो ऐसे में जब कोई किसी को ना कोई सहूलत मिलेगी, ना यहाँ पर डॉलर सुबह दोपहर शाम चेंज होता रहेगा, टैक्सेस का मामला कोई पता नहीं, जिस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना का दिल करेगा या FBR का दिल करेगा एक SRO निकालेंगे और कहेंगे जनाब आज से वहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स आपके ऊपर पड़ चुके हैं, तो वो ऐसे में कौन यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहेगा। लिहाजा हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि जनाब इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर बहुत अच्छे से गौर करें, अदरवाइज़ ऐसे ही मुल्क में मुख्तलिफ स्टार्टअप्स जो बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं पाकिस्तान छोड़ कर जाती रहेंगी और आप सिर्फ मुँह तकते रह जाएंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।